जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके इस मैथ मंत्री परिवार में। साथियों, जैसे कि आपको दिख रहा है कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 जिसको भी तैयारी करना है बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की, उनको इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है 9721085802। या तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। फ्यूचर में कभी भी आपको काउंसलिंग से लेकर एग्ज़ाम से लेकर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, इस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। देखिए, इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के फ़ायदे ये हैं कि आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स दिए जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज नोट्स दिए जाएंगे कब से? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से, क्योंकि 24 अप्रैल को एग्ज़ाम है, तो सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिलेगा आपको 1 अप्रैल से। ठीक, इस व्हाट्सएप ग्रुप में प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ डाली जाती है। जैसे इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इसकी पीडीएफ आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। अदर भी कोई जानकारी चाहिए तो उसमें स्टूडेंट के लिए मैसेज अलाउ भी है, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो जैसे कि आप लोगों की सुविधा के लिए ये सेशन चल रहा है और पूरी जानकारी और पूरी तैयारी इस बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डाले तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिले। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो एकदम 20 क्वेश्चन की है। कितने की है? 20 क्वेश्चन की है, लेकिन आपको इसमें नॉलेज मिलेगा लगभग 80 क्वेश्चन के बराबर, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं। चारों ऑप्शन के बारे में डिस्क्राइब लेंगे, इसलिए छोटी सी 20 क्वेश्चन की वीडियो लेकर के आए हैं। क्योंकि बड़ी 50 क्वेश्चन की लेते हैं तो काफ़ी लंबी हो जाती हैं, तो उसमें आप लोगों को अपलोडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और लंबा समय देने में भी सब स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम होती है। तो छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आएंगे और जो लंबी वीडियो आएगी वो लाइव करके आएगी। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि आइसोथर्मल वक्र प्रदर्शित करता है। देखिए, अगर आप बीए किए हैं तो बीए वालों के लिए 100 क्वेश्चन जीके का आएगा। 100 क्वेश्चन, क्योंकि 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में, 50 क्वेश्चन सेकंड पेपर में, नहीं तो हाँ फर्स्ट वाले पेपर में ही आएगा। फर्स्ट वाले पेपर में 50 जो है जीके के होते हैं और 50 जो बीएससी वाले रहते हैं उनके साइंस से रहते हैं, और जो बीए वाले रहते हैं उनका भी आर्ट से रहता है। तो यानी आर्ट वाला और जीके वाला दोनों सेम होता है। ठीक, दोनों का सिलेबस सेम होता है, मतलब इसके क्वेश्चन थोड़ा अलग रहेंगे, इसको अलग रहेंगे, लेकिन पढ़ेंगे आपको जीके ही पढ़ेंगे। जीके पढ़ेंगे तभी आपसे 100 क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि इसमें जीके जो जिसका मजबूत हो जाएगा बीए वालों का, जिसका जीके मजबूत हो जाएगा उसके लिए बीएड में रैंक 1000 लाना बहुत आसान हो जाएगा। 1000 रैंक लाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जीके के माध्यम से इतना क्वेश्चन बन रहा है। 100 क्वेश्चन, आधा पेपर ऐसे ही पढ़ रहा है। ठीक, और दूसरा पेपर में रीजनिंग होता है। ठीक, रीजनिंग और हिंदी होता है। तो रीजनिंग तो सबको आता है, रीजनिंग और हिंदी, और हिंदी हम पढ़ा ही रहे हैं। तो इसमें बीए वालों का लिए अगर जीके बन गया तो सब बन गया। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है कि आइसोथर्मल वक्र प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? ताप को, कि दाब को, कि वर्षा को, कि सभी को, ऐसे कुछ पूछा जाता है। तो देखिए, आइसोथर्मल, इसको अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देंगे, थर्मल में क्या होता है? ताप। थर्मल में ताप या उष्मा होता है। तो थर्मल, इसी में आंसर छिपा हुआ, कहाँ है? इसी में आंसर छिपा हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप को। आइसोथर्मल किसको प्रदर्शित करता है? ताप को। ठीक, और बताइएगा वर्षा के मापने को क्या कहते हैं? वर्षा के मापने वाले यंत्र को किस पे मापते हैं? उसको मापते हैं रेन गेज पे। किस पे? रेन गेज। रेन गेज पे जो है वर्षा को मापते हैं। ठीक, तो ये हुआ आपका 2 क्वेश्चन इसमें से बने। 1 क्वेश्चन पूछा गया, 2 क्वेश्चन बने। ठीक, एक ताप और दाब का नियम होता है, उसको भी आप ध्यान से देंगे तो ये साइंस वालों के लिए आ जाएगा दाब के लिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि तमिलनाडु में दिसंबर फरवरी में वर्षा होती है किसके कारण? देखिए, दिसंबर और फरवरी में हमारे यूपी में बारिश नहीं होती है, लेकिन तमिलनाडु में होती है। और किस कारण से होती है यही पूछा गया है। किस कारण से होती है यही पूछा गया है। तो देखिए, तमिलनाडु में दिसंबर से फरवरी के मध्य लौटते हुए उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। ठीक, लौटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। किससे होती है? लौटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून। और दक्षिण पश्चिम मानसून से कहाँ पे वर्षा होती है? केरल के तटों पे होती है। कहाँ पे होती है? केरल के तटों पे होती है। ठीक, और ये चक्रवात हैं जो आते रहते हैं कहीं कहीं पे, तो आपको नुकसान पहुंचा जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ड्यूस किसका उपनाम है? ड्यूस किसका उपनाम है? ड्यूस जो हिटलर का है, कि मुसोलिनी का है, कि लेनिन का है, कि नेपोलियन का है? तो देखिए, ड्यूस उपनाम इटली के तनाशाह मुसोलिनी का है। इसका है मुसोलिन का। ये कहाँ का तनाशाह था? ये इटली का था। मुसोलिनी कहाँ का रहने वाला था? ये भी पूछ लेता है। तो ये इटली का रहने वाला था। तो ड्यूस उपनाम
मुसोलिनी का है जो इटली का तानाशाह था, ठीक। और इसका संबंध फांसीवाद से है। किससे है? इसका संबंध फांसीवाद से, फांसीवाद। क्वेश्चन ये मुसोलिनी आप पूछ करके ये भी पूछा जा सकता है कि फांसीवाद का संबंध किससे है, ठीक। तो आपको डायरेक्ट वही आंसर मानना पड़ेगा, मुसोलिनी से, ठीक। तो इस क्वेश्चन में आपको 2 आंसर मिले। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए दोस्तों, आपको एक बात और बताता चलूँगा, आप लोग अगर कॉपी और पेन लेकर के बैठते हैं तो आपको अमृत के जैसे फायदा करें, टॉनिक जैसे फायदा करें, टॉनिक फायदा करता है ना, तो टॉनिक जैसे फायदा करें अगर कॉपी और पेन लेकर के बैठते हैं तो, ठीक। क्योंकि कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो कुछ लिखने से भी याद हो जाता है, ठीक। लिखने से क्या होता है? याद हो जाता है। देखिए इसमें आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। पंचतंत्र के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा है कि जयशंकर प्रसाद है कि प्रेमचंद है कि विष्णु शर्मा है? तो पंचतंत्र के लेखक तो पहले बता दूं कि विष्णु शर्मा जी हैं, ठीक। विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक हैं, ठीक। और प्रेमचंद का महत्वपूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो इनका है गोदान। क्या है? गोदान। मुंशी प्रेमचंद का गोदान। देखिए सबके लेखक के बारे में एक एक किताब बताएंगे, ठीक। जयशंकर प्रसाद की क्या है? कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। अब देखिए महादेवी वर्मा की कौन है? तो गिल्लू यामा महादेवी वर्मा की है। निहारिका महादेवी वर्मा की कौन सी है? इनकी है गिल्लू यामा निहारिका, ये जो है महादेवी वर्मा के है। तो इसमें से कोई भी अगर आपको याद रहेगा तो ये जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इनसे संबंधित जरूर क्वेश्चन आएगा। आप ध्यान दीजिएगा कि मैं क्यों लिखवा रहा हूँ 4 ऑप्शन। चाहता तो मैं एक का टिक करके चल जाता। तो इस पर ध्यान देना है क्योंकि मैं खुद जिस रास्ते से गुजरा हूँ उस रास्ते को बता रहा हूँ आप लोगों को, और उसी माध्यम से आप भी वहाँ पहुँच सकते हैं क्योंकि रास्ते अलग नहीं होते हैं, ठीक। कह बजट के अधीन व्ययों पर नियंत्रण रखता है। देखिए जो बजट बनता है तो उसमें खर्च होते हैं, तो खर्चों का ब्यौरा जो होता है उस पर नियंत्रण कौन रखता है, ये पूछा गया है। लोक लेखा समिति की सार्वजनिक उपक्रम समिति की राज्यसभा की लोकसभा? देखिए राज्यसभा और लोकसभा तो ये संसद के, राज्यसभा उच्च सदन है, क्या है? उच्च सदन, और लोकसभा निम्न सदन, ठीक। लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन, ठीक। अब देखिए इसमें बजटों पर नियंत्रण कौन रखेगा? तो ये रखेगा लोक लेखा समिति। कौन रखेगा? लोक लेखा समिति जो है बजटों पे नियंत्रण रखती हैं, ठीक। तो यही बताना था। अब लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, ठीक। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, ठीक। यही पूछा जा सकता है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? 2 सदन होते हैं, लोकसभा और एक राज्यसभा। कौन कौन सदन होते हैं संसद में? संसद में 2 सदन होते हैं, अभी बताए थे कि लोकसभा LS और राज्यसभा RS, ठीक। तो राज्यसभा अपर सदन होता है जिसको हाई बोल सकते हैं, लोकसभा लोअर होता है, ठीक। तो इसको लो बोल सकते हैं, निम्न सदन। तो जब दोनों सदनों की अध्यक्षता एक साथ बैठक की जाती है तो उसका अध्यक्षता कौन करता है, ये पूछा गया है। तो देखिए संविधान के आर्टिकल 108 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता राष्ट्रपति है, ठीक। बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, ठीक। बुलाएंगे राष्ट्रपति साहब और अध्यक्षता करेंगे लोकसभा अध्यक्ष, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री कि राष्ट्रपति कि उपराष्ट्रपति कि राज्यपाल? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, ठीक, जिनको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक। यही पूछा जाता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तीनों सेनाओं का मालिक कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का मालिक भी राष्ट्रपति होता है। तीनों सेना इनके अंडर में होती है, इनके कहने पे चलती है, क्योंकि तीनों सेना के अध्यक्ष जो हैं इनसे सलाह लेकर ही कोई अगला निर्णय होता है, ठीक। जो कि वर्तमान में अब कौन है राष्ट्रपति, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है कि डोडो बेटा है कि महाबलेश्वर है कि उत्तकमुंड है?
तो देखिए भारतीय प्रदीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। सबसे पहले ये बता दूं कि आपको कौन सी है, अनाईमुड़ी। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव आपको बताता हूँ। अब लिखिएगा, पेन ले लीजिए, लिखिए उसको। लिखेंगे तो आपको अमृत की तरह फायदा करेगा। देखिए जिसकी ऊंचाई जो है, अनाईमुड़ी की ऊंचाई कितनी है, तो 2696 मीटर है। कितना है, 2696 मीटर जो है अनाईमुड़ी की ऊंचाई हो गई। यह अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है, इसीलिए इसके नाम अनाईमुड़ी हो गया। ठीक, यह अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अनायमुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। क्या है, अनायमुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखला 3 दिशाओं में जाती हैं। 3 दिशाओं में जाती है, यहाँ से 1 2 और 3 दिशाओं में जाती हैं। ठीक, इसीलिए देखिए दक्षिण की ओर कौन जाती हैं, तो दक्षिण की ओर इलायची की पहाड़ी जाती है। ये इसका नाम है इलायची। दक्षिण की ओर इलायची की पहाड़ी जाती है। ठीक, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ी जाती है। देखो ऊपर होता है तो अन्नामलाई ऊपर वाली हो गई। ऊपर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ी जाती है। ठीक, और एक जो है उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व किधर होगा, तो इधर होगा। उत्तर पूर्व की ओर, अरे उत्तर पूर्व इधर होगा, उत्तर पूर्व इधर होगा। ठीक, तो उत्तर पूर्व की ओर जो है पालनी की पहाड़ी जाती है, इधर पालनी की पहाड़ी जाएगी। ठीक, तो भारतीय प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई, अनाईमुड़ी, और जिसकी ऊंचाई हो गई 2696 मीटर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट फतह करने वाली का नाम क्या है। प्रथम महिला हो और एवरेस्ट का फतह की हो, मतलब एवरेस्ट मतलब समझते हैं सबसे ऊंची चोटी या जो पहाड़ी होती है उसको एवरेस्ट कहते हैं, या माउंटेन। एवरेस्ट मतलब चोटी होती है। ठीक, देखिए तो भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट की फतह करने वाली का नाम है बछेंद्री पाल। क्या नाम है, बछेंद्री पाल। ठीक, इनके बारे में थोड़ा विस्तृत जान लेते हैं। देखिए बछेंद्री पाल उत्तर काशी की निवासिनी सुश्री बछेंद्री पाल हैं। ठीक, इनका पूरा नाम सुश्री बछेंद्री पाल है। उत्तर काशी में रहती हैं। उत्तर काशी कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ठीक, और 1984 ईस्वी में, कब गई थी, 1984 में, 1984 ईस्वी में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था। माउंट एवरेस्ट पे तिरंगा फहराया था। आप कमेंट में बताइएगा कि माउंट एवरेस्ट भारत में है कि नेपाल में है कि कहाँ पे है। ठीक, 1984 में माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर अपना भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही बनने का गौरव सम्मान प्राप्त किया था। ठीक, फर्स्ट महिला थी। ठीक, तो इसीलिए इनको याद किया जाता है। देखिए कोई भी काम फर्स्ट करने वाले को याद किया जाता है। आप भी अपने गांव में अगर फर्स्ट रैंक लाते हैं बीएड में, या टॉपर होते हैं, या पहली बार ऐसा इंसान है जो गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड कर रहे हैं, तो आपको लोग याद करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाइट लेग हार्न एक किस्म है, किस चीज़ का किस्म है, मतलब प्रकार है, किस चीज़ का, तोते का कि मोर का कि मुर्गी का, कुकुटों का। देखिए व्हाइट लेग हार्न, ऐसे आपको लेग मतलब आप सोच रहे हो कि मुर्गी का होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक, व्हाइट लेग हार्न कोर्निया, न्यू हैम्पशायर, स्टालाप्लाइट, हाइड्राक, हाइट कर्निस आदि कुकुट यानी मुर्गियों की किस्म है। किसकी है, कुकुट यानी मुर्गियों की। ठीक, तो देखिए कुकुट में मुर्गी होता है और कुकुटों की मतलब दोनों, ये दोनों सही है, इसका दोनों का मतलब मुर्गी ही होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इसमें से चेंज करके पूछा जा सकता है। अभी बताया ना हाइड्राक, हाइड्राक भी मुर्गी का ही किस्म है, हाइड्राक। तो ये पूछा जाता है, कहीं भी पूछ लिया जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा किसका किस्म है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, मुर्गी और कुकुट। कुकुट में से मुर्गी ही होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है कि हिंदी, देखिए हिंदी में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। ये जो है प्रश्न लगातार पूछे गए प्रश्न, प्रत्येक वर्ष पूछे जाने वाला प्रश्न है हिंदी का। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति क्या है। देखिए हिंदी का है लेकिन जीके में भी आता है, क्योंकि ये हिंदी मतलब रचना जो है कहीं से पूछी जा सकती है, नया वाली भी पूछी जा सकती है, पुराना वाली भी पूछ सकती है, इनका पुराना रचना है। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति क्या है। मयंक मंजरी है कि भारत दुर्दशा है कि नूतन ब्रह्मचारी है कि चंद्रकांता है। तो इनकी जो है, इनकी प्रसिद्ध कृति भारत दुर्दशा है।
क्या है? भारत दुर्दशा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख कृति ये नाटक भारत दुर्दशा है। ये क्या है? नाटक है। क्या है? नाटक है। भारत दुर्दशा है। ठीक। भारत जननी भी इनकी है। विद्या सुंदर, पाखंड, विडम्बन, धनंजय, विजय आदि। देखिए ये सब जितना बोल रहे हैं एक बार सुनिए ध्यान से, लिख लीजिए इसको। पाखंड, धनंजय, विजय, धनंजय, विजय, ये सब किन की कृति हैं? तो ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर, देखिए बर्तनों पर, ये पर होगा, प्रायः किस रंग का प्रयोग हुआ था? क्वेश्चन मार्क। ठीक। लाल रंग का कि नीला हरा का कि पांडु का कि नीला का, आपको बताना है किस रंग का प्रयोग हुआ था। तो इस पे हुआ था लाल रंग का। किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो लाल रंग का प्रयोग हुआ था। तो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है बस, इसमें अब तो दूसरा कुछ बताने वाला नहीं है, इसमें थोड़ा सा बता देते हैं कि लाल, हरा और नीला, ये तीन रंग जो होते हैं प्राथमिक रंग होते हैं। इन्हीं तीन रंगों से मिल करके टेलीविज़न में सारे रंग आते हैं, या कहीं भी बनता है कोई भी रंग तो इन्हीं तीन रंगों के सहयोग से बनता है। ये प्राथमिक रंग है। ठीक। तो ये भी पूछा जाता है कि प्राथमिक रंग कौन सी है? तो लाल, हरा और नीला है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई? महायान, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? आपको बताना है कि अजातशत्रु के शासनकाल में, कि धर्मपाल के, कि अशोक के, कि कनिष्क के। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो हुई प्रकट कनिष्क के शासनकाल में हुई। कनिष्क जो है कुंडलवन कश्मीर में रहता था, उनका शासन कुंडलवन कश्मीर। चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में ही हुई थी, कनिष्क के ही शासन में हुई थी। उसी में महायान को प्रचार किया गया था। ठीक। क्या किया गया था? प्रचार किया गया था। और भी एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है तो ले लीजिए। जैसे कि देखिए पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश के संस्थापक कौन थे बताइए, कमेंट करके बताइए, ताकि आप सर्च करेंगे तो कुछ आपका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान मतलब आपको जैन धर्म का पूरा ज्ञान हो गया तो उसमें आपको कौन सा शब्द से सम्मानित किया जाएगा? तो जैनियों के, देखिए जैनियों के एक्स्ट्रा फैक्ट लीजिए इसमें, जैनियों के 24 तीर्थंकर थे। कितने थे? 24 तीर्थंकर थे। ठीक। जिनके वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद माना जाता है। वास्तविक संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक, वास्तविक संस्थापक महावीर। महावीर कौन से नंबर के संस्थापक थे? ये 24वें तीर्थंकर थे। कौन से थे? महावीर 24वें नंबर के थे। 24 थे लेकिन ये भी इसमें ये 24वें थे, 24वें महावीर थे। ठीक। ये भी पूछा जाता है कि 24वें कौन थे? तो महावीर थे। ठीक। तो अब इसके बारे में बताते हैं कि देखिए ऋजुपालिका नदी के किनारे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महावीर जी को। तो इसी पूर्ण ज्ञान को ही कैवल्य कहा जाता है। कैवल्य कहेंगे। क्या कहेंगे? कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया था। और किस नदी के किनारे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ऋजु नालिका, ऋजु नालिका, ऋजु नालिका नदी के किनारे इनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैन तीर्थकों के क्रम में अंतिम कौन था? अंतिम कौन थे? तो अभी बताए थे कि 24वें थे महावीर, और 24 ही तीर्थंकर हुए तो 24वें महावीर थे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम कौन था? तो महावीर थे। प्रथम कौन थे? तो पार्श्वनाथ। ठीक। प्रथम पार्श्वनाथ। ऋषभदेव कितने नंबर के थे? ऋषभदेव कमेंट करके बताइए ऋषभदेव कितने नंबर के थे। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? भुलर ने पढ़ा था, कि रॉबर्ट सेबल ने पढ़ा था, कि जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, कि कंडरिका ने पढ़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था।
ठीक। तब अशोक के कितने शिलालेख बने थे? 40 से भी अधिक शिलालेख लिखवाए थे अशोक ने। तो उसको जो पढ़ा था, किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था सबसे पहले। इसी को पूछा जाता है, सबसे पहले वाले को ही खोजा जाता है कहीं भी। देखिए आगे है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या है? भट्ट स्वामी है कि विष्णुगुप्त है कि राजशेखर है कि विशाखदत्त है? चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त। क्या है? विष्णुगुप्त। ठीक। तो इस तरह से आपको मैं समझ रहा हूँ कि वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, लाइक कर दीजिएगा। ठीक। प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतक तथा कूटनीतिज्ञ से चाणक्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य को विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य आदि नामों से भी जाना जाता था। और चाणक्य ने 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से मगध पर शिशुनाग वंश को अंतिम शासक घनानंद की हत्या कर दी। 322 ईसा पूर्व में घनानंद की हत्या करके जो है चाणक्य मिलजुल के किसके साथ मिलके शिशुनाग वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या कर दिया है चाणक्य ने। ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से। किसके सहायता से? चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से। और उसके बाद किस मौर्य वंश की स्थापना होती है? कब किसकी होती है? मौर्य वंश की। जब शिशुनाग की हत्या होती है, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक घनानंद की, तो घनानंद की हत्या के बाद मौर्य वंश की संस्थापक होती है। चलिए ठीक। इनमें से कौन विश्वकोशी ग्रंथ है? विश्वकोशी ग्रंथ का मतलब जानते हैं? बहुत पूरे विश्व में चलती है। ठीक। तो इसमें ऑप्शन बताना है आपको कौन सी है। अमरकोश है कि सिद्धांत शिरोमणि है कि बृहद संहिता है कि अस्तन हृदय है? आपको बताना है इसमें से कौन सी विश्वकोशी ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकोश। अमरकोश विश्वकोशीय ग्रंथ है। ठीक। आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या बचा हुआ है। आगे और 2 क्वेश्चन हैं, चलिए बता देते हैं। कह रहा है कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त को कहाँ लागू किया था? ये कहाँ होगा? कहाँ लागू किया था? बम्बई प्रेसिडेंसी में कि मद्रास प्रेसिडेंसी में कि दोनों जगह कि कहीं नहीं? तो देखिए मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी दोनों जगह पे लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक। कहाँ पे लागू हुआ था? दोनों जगह। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ ताकि सबका साथ सबका विकास हो सके। ठीक। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम है? पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? प्रार्थना समाज का कि सत्यशोधक समाज का कि आर्य समाज का कि कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यशोधक समाज। किसका? सत्यशोधक समाज। देखिए कहाँ के थे? तो महाराष्ट्र के थे। कौन थे इसके संस्थापक? ये थे ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले थे इसके संस्थापक। ठीक। और इन्होंने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक मंडल की स्थापना की। कब की थी? 1873 में। तब से इन्हें सत्यशोधक समाज सुधारक के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिबा फूले ने एक किताब लिखी थी गुलामगिरी 1872 में। 1872 में किताब लिखी कौन? गुलामगिरी, क्योंकि पहले लोग गुलाम थे। ठीक। गुलामगिरी लिखी थी। तो ये क्वेश्चन से आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। और ज्योतिबा फूले ने जातीय पाखंडों को, ब्राह्मणों को उनके अवसरवादी धर्मों ग्रंथों की सुरक्षा दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। मतलब निम्न जातियों को सुरक्षा पर जोर दिया था। पाखंड उखंड करने वाले ब्राह्मणों को, जो पाखंड करते हैं वो ब्राह्मण, जो सही ब्राह्मण है उनको नहीं, उन पे जो है विरोध किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हूँ नेक्स्ट। जय हिंद।